गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमें हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह, जिसे पंक्चुएशन कहा जाता है, उसके बारे में देखना है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम कहीं कहीं पर रुकते हैं। हमारी आवाज में भी चढ़ उतार होता है। भाषा को लिखते समय इनकी पूर्ति के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे विराम चिन्ह, अंग्रेजी में उसे पंक्चुएशन कहते हैं। अब हमें यहाँ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में देखना है। सबसे पहले हमें देखना है पूर्ण विराम, जिसे कहा जाता है फुल स्टॉप। हिंदी में खड़ी लकीर के द्वारा पूर्ण विराम बताया जाता है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के निर्देश को हम लिखित रूप में पूर्ण विराम में व्यक्त कर सकते हैं। वह हिंदी में खड़ी लकीर के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैं भारत का रहने वाला हूँ। उसके बाद में यह पूर्ण विराम है। यहाँ खड़ी लकीर के रूप में हमने पूर्ण विराम को दर्शाया है। उसके बाद दूसरा है अल्प विराम, जिसे कहा जाता है कॉमा, जो इस तरीके से हम दर्शाते हैं। वाक्य के अंदर अल्पकालीन विराम के लिए अल्प विराम मतलब कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? योजकहीन दो से अधिक सजातीय शब्दों के बीच जैसे निखिल, अखिल, अनिल और राकेश खेल रहे हैं। योजकहीन दो से अधिक सजातीय शब्दों के बीच। अब यहाँ पर ये जो है सजातीय शब्द है, इसलिए इनके बीच में हमने अल्प विराम मतलब कॉमा का प्रयोग किया है। इस तरीके से यहाँ कॉमा का प्रयोग हम देखते हैं। अब दूसरा इसका इस्तेमाल कब होता है? वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है। जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा। यहाँ अल्प विराम, जो पीड़ा से कराह रहा था। यहाँ पूर्ण विराम। तो जब हम बिल्कुल अल्प समय के लिए रुकते हैं, ऐसे समय हम अल्प विराम का मतलब कॉमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉमा का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? निषेध सूचक नहीं, ऐसे समय भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, तुम मत खेलो। यहाँ निषेध सूचक शब्द है नहीं, इसके बाद हमने अल्प विराम का मतलब कॉमा का प्रयोग किया है और उसके बाद हमने वाक्य को पूर्ण किया है। नहीं, तुम मत खेलो। यहाँ हम थोड़ा रुक गए हैं। उसके बाद हम फिर से कब प्रयोग करते हैं? स्वीकार सूचक हाँ। इसके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हाँ, मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ स्वीकार सूचक हाँ के बाद भी हमने यहाँ कॉमा का अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसके बाद हमें देखना है अगला विराम चिन्ह,
जिसे हम कहते हैं अर्धविराम। जिसे कहा जाता है सेमीकोलन, जिसे हम इस तरीके से चिन्ह से बताते हैं। अब वाक्य में अर्धविराम का, सेमीकोलन का प्रयोग कब किया जाता है? जहां एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर भी उसका कुछ संबंध अगले किसी वाक्य से दिखाया जाता है, ऐसे समय अर्धविराम मतलब सेमीकोलन का प्रयोग हम करते हैं और उसे इस तरीके से बताते हैं। जैसे जो ठीक था, कर दिया था, उसके बाद यहाँ अर्धविराम, अब आप चाहे जो करे। इस वाक्य में जो दो वाक्य है, जो ठीक था, कर दिया था, इस वाक्य का संबंध अगले वाक्य से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ अर्धविराम का मतलब सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद का है विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिसे कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, जो हम इस तरीके से बताते हैं। जैसे हमने पूर्ण विराम में देखा है कि वाक्य के समाप्ति के बाद हम खड़ी लकीर देते हैं, उससे समझ में आता है कि वो वाक्य पूर्ण हुआ है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह में हम इस तरीके का जब हम चिन्ह लगाते हैं तो हमारे समझ में आता है कि कुछ प्रश्न पूछा गया है। आप क्या चाहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिसे कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने के लिए शब्दों और वाक्यों के साथ हम इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी, कितना गंदा आदमी है। यहाँ छी के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है, तो यहाँ यह घृणा साबित हो रही है। दूसरा, वह भारत जीत गया। यहाँ पर वह ये शब्द खुशी जाहिर कर रहा है। इस तरह से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बाद लगाते हैं। इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये देखा है कि महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह है उसका एक अपना महत्व है और उसके चिन्ह के प्रयोग से वाक्य को एक अर्थ प्राप्त होता है। अगले विराम चिन्ह हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।